कैसे हो। मैं सुधांशु बघेल आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 में पाठ 4 ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। ये बच्चों, अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म हैं, कुछ ठंडी हैं। चाय गर्म है तथा बर्फ़ ठंडी होती है। इस प्रकार से तो वस्तु कौन सी वस्तुएं ठंडी है, कौन सी गर्म है, इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा ठंडी है, कौन सी ज़्यादा गर्म है। इसमें हमारी जो इंद्रियां होती, मतलब इंद्रियों में हमारे स्किन मतलब चमड़ी का समावेश भी होता है। तो ये कितनी विश्वसनीय होती है, इसके लिए हमारा यहाँ पर एक क्रियाकलाप बताया गया है कि 3 पात्र लेंगे हम। तीनों में एक लेबल लगाएंगे A B C का। पहला पात्र जो होगा उसमें हम ठंडा पानी भरेंगे, दूसरा पात्र जो होगा उसमें गर्म पानी भरेंगे और तीसरे पात्र में हम गर्म और ठंडा दोनों पानी मिक्स करके भरेंगे। हम अपना बायां हाथ पहले वाले बीकर में डालते हैं जिसमें A लिखा है, तो वो पानी हमें कैसा महसूस होता है? ठंडा महसूस होता है। दूसरा हाथ हम अपने B पात्र में डालते हैं तो वो हमें पानी गर्म महसूस होता है। उसके बाद हम अपने दोनों हाथ जो हैं वो C बीकर में डालते हैं तो हमको बाएं हाथ में गर्म पानी और दाएं हाथ में ठंडा पानी का अनुभव होता है। इस प्रकार हम अपनी विश्वसनीय स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि क्या ये सही है। किसी भी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जा सकती है। तो ताप मापने के लिए उपयोग में की जाने वाली जो वस्तु होती है उसको आप तापमापी यानी थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापन करना हो तो हमें किस प्रकार होता है कि व्यक्ति को यदि बुखार चढ़ा हो या उसकी बॉडी का टेम्परेचर जब अधिक हो जाता है, उसके शरीर का तापमान जब बढ़ता है तो व्यक्ति को क्या होता है? बुखार आ जाता है। तो उस बुखार को हम थर्मामीटर से मापते हैं। और बुखार मापने के लिए जिस थर्मामीटर का हम उपयोग करते हैं उसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर की हम बात करें तो डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली है। इसके सिरे पर एक बल्ब होता है और बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी दिखी जा सकती है। बल्ब मतलब आगे का जो उसका जो भाग होता है वो बल्ब छोटे से बल्ब जैसा आपको दिखाई देता है। उसमें थर्मामीटर पर अंकित होते हैं ताप मापने के स्केल भी दिया होता है और उपयोग में किए जाने वाले इस मापकम में सेल्सियस स्केल है जिसे हम अंश C द्वारा दर्शाते हैं। कौन सा होता है? इसको हम अंश C द्वारा दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 अंश से 42 अंश तक के ताप माप को ही हम दर्शा सकते हैं। थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए। उसके बाद में उसे किसी रोगाणु युक्त घोल मतलब कि डेटॉल वगैरह से उसे उपयोग करना सुरक्षित होता है। उससे हम उसको धो सकते हैं और अपने हाथ में उसको कस के पकड़कर क्या करना चाहिए? झटका देना चाहिए। अब ये झटका क्यों देना चाहिए? उसकी नली में जो पारा होता है उसको उतारने के लिए, नीचे उतारने के लिए हमको उसको झटका देना पड़ता है। जैसे हमने किसी व्यक्ति का बुखार नापा तो उसमें वो पारा अपने को चढ़ा हुआ दिखाई देगा। जब तक उसमें थर्मामीटर में जो आगे का भाग होता है वो विभंग होता है, वो क्या करता है? पारे को उतरने देता नहीं है। तो जब हम उसको झटका देते हैं तो वो पारा तल के नीचे आ जाता है और वो 35 अंश सेल्सियस से नीचे आ गया, ये हमको देखना पड़ता है। उसके बाद ही हम उसको क्या करते हैं? किसी व्यक्ति के जीभ के नीचे या उसके शरीर के हाथ के बगल के नीचे हम लगाते हैं। तो हमको 1-2 मिनट रुकना पड़ता है, फिर हमको ये पता चलता है कि बुखार कितना है। अभी तो डिजिटल थर्मामीटर भी निकल चुके हैं, लेकिन पहले के ज़माने में इसी तरीके का पारा मतलब थर्मामीटर का उपयोग होता था।
मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो कितना होता है आपका 37 अंश सेल्सियस होता है। अगर थर्मामीटर से तापमान नापने पर 37 अंश सेल्सियस से अधिक होता है तो ये माना जाता है कि व्यक्ति को बुखार है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने के लिए आवश्यक जो सावधानियां होती हैं वो कैसी होती हैं कि थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छी तरह से करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए इसके उपयोग से पहले कि पारे का जो तल है वो क्या है 35 अंश सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल बिल्कुल दृष्टि से सीधा होना चाहिए, मतलब हमारी आँख के सामने एकदम सीधा होना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने से ये क्या हो जाता है, टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। बल्ब मतलब इसके आगे के भाग से जहाँ पर पारा होता है वहाँ से नहीं पकड़ना चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप नापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए नहीं करना चाहिए। थर्मामीटर को धूप और आँख के पास रखने से बचाना चाहिए। ऐसा करने से वो क्या होता है, टूट जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 अंश सेल्सियस से कम तथा 42 अंश सेल्सियस से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि थर्मामीटर के अंदर जो खांचा दिया गया होता है वो 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस तक का ही होता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर लगभग 10 अंश सेल्सियस से 110 अंश सेल्सियस जितना होता है। आइए हम प्रयोगशाला में उपयोग किए गए थर्मामीटर से ताप कैसे मापा जाता है उसका एक क्रियाकलाप करते हैं। एक बीकर में आप थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए, फिर उसके अंदर आप प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाला थर्मामीटर आप रखिए। थर्मामीटर को आप सीधे पकड़ के रखिए। कुछ देर बाद आप देखिए कि उसका पारा ऊपर चढ़ता है। आप उसका तापमान वैसे रख के ही आपको नोट करना है, क्योंकि थर्मामीटर का जो मुंह का भाग है वो उस बीकर में डूबा हुआ ही होना चाहिए, तभी आप उसका आप माप नोट करते हैं तो वो सही आता है। तापमापी को ऊर्ध्वाकार मतलब सीधा रखना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से गिरा हुआ होना चाहिए जिसका ताप आपको मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों को से छूना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले थर्मामीटर का उपयोग अगर हम करें तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो अंकीय तापमापी यानी कि डिजिटल थर्मामीटर भी उपलब्ध हो गए हैं हमारे पास। अब हम आगे पढ़ेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा के स्थानांतरण की बात करें हम तो इसमें ऐसा है कि हम किसी बर्तन को ज्वाला पर रखें, मतलब गैस पर रखें, तो आप देखोगे कि वो बर्तन धीमे धीमे गर्म हो जाता है और फिर उस पर से उसको हटा लें तो वो धीमे धीमे ठंडा हो जाता है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर क्या होती है, प्रभावित होती है। एक क्रियाकलाप करेंगे हम कि धातुओं में होने वाले ऊष्मा चालन की हम जांच करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे कि एक एल्युमिनियम की पट्टी लेंगे, मोम लेंगे और मोमबत्ती स्टैंड लगाने के लिए स्टैंड लेंगे। एल्युमिनियम की एक पट्टी लेंगे। पट्टी पर समान अंतर की दूरी पर हम क्या करेंगे, छोटे बड़े मोम के जो होते हैं वो टुकड़े चिपकाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है। पट्टी के एक सिरे को प्रयोगशाला के स्टैंड पर कसेंगे और पट्टी के क्षैतिज रहे हुए मोम के टुकड़े को नीचे की ओर इसका ध्यान रखने के लिए रखेंगे। अब पट्टी के दूसरे सिरे को जलती हुई मोमबत्ती द्वारा गर्म करेंगे और निरीक्षण करेंगे कि आगे क्या होता है। धातु की छड़ जब चिपके हुए मोम के टुकड़े मोमबत्ती की तरफ से धीमे धीमे क्या होता है, क्रमशः गिरना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार ऊष्मा चालन द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाता है, यह सिद्ध होता है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर बराबर
और जितनी भी धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की चालक ही होती हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब ऊष्मारोधी भी कहे जाते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। इन बातों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है तो आइए इसका पता करें। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे कि पानी में ऊष्मा संवहन की विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप कर रहे हैं। साधन सामग्री में हम आप क्या लेंगे, गोल पेंदे वाला एक फ्लास्क लेंगे, तार की जाली लेंगे, बंस बर्नर लेंगे, बराबर तिपाई लेंगे, स्ट्रो लेंगे, जल लेंगे और पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लेंगे। गोल पेंदे वाला कांच का फ्लास्क लेकर उसे पानी से 2/3 तक हम भरेंगे। आकृति में यहाँ देखिए, आकृति में बताए अनुसार साधनों को हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। अब फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा करेंगे। जब फिर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रो की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखेंगे। क्रिस्टल के ठीक नीचे बंस बर्नर रखकर कांच के फ्लास्क को गर्म करेंगे और अवलोकन करेंगे। अब ऐसा करने से क्या होता है कि फ्लास्क को गर्म करने पर गर्म पानी के बैंगनी रंग के कण पानी के साथ ऊपर की तरफ जाते हैं तथा उनके स्थान पर ऊपर का तथा आसपास का ठंडा पानी नीचे की तरफ जाता है। यह क्रिया बैंगनी रंग के कण के कारण स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें से निष्कर्ष क्या निकलता है कि संवहन विधि से होता है। इस प्रकार द्रव्य पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो संवहन विधि द्वारा होता है। अगला हमारा देखेंगे क्रियाकलाप की वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। तो ऊपर की ओर आप देखिए, यहाँ पर मोमबत्ती जलाइए, यहाँ हाथ रखा है और ऊपर की ओर हाथ रख रखा है। ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी का अनुभव करता है। तत्पश्चात पार्श्व की वायु संवहन गर्म नहीं हो पाती, इसलिए वायु लोह के ऊपर की ओर वायु जैसे गर्म नहीं लगती। आप देखेंगे कि दिन के समय में स्थल यानी धरती जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होती है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए क्या होता है, स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर की ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली समुद्र की ओर से आने वाली जो वायु है उसको हम क्या बोलते हैं, समुद्र समीर कहते हैं। ठीक है, समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों, खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। रात्रि में यह प्रक्रिया बिल्कुल अलग हो जाता है, विपरीत हो जाता है। रात में कैसा होता है, समुद्र का जल जो होता है वो स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर जाती है। मतलब रात में इस जमीन से वायु उठ के किधर जाती है, समुद्र की ओर जाती है, और दिन में समुद्र की ओर से वायु जो है वो कहाँ आती है, धरती की तरफ आती है। और समुद्र की ओर रात्रि के समय ठंडी वायु जो समुद्र की ओर जो बहती है उसे हम क्या बोलते हैं, थल समीर कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रकार से मिलती है। तो सूर्य से हमारे तक ऊष्मा जो पहुंचती है वो विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। बिना किसी विद्यमान माध्यम के वो विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। हीटर के सामने देखिए, अभी इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा हो जाता है और ऊष्मा को विकिरण द्वारा परिवेश को स्थानांतरित करता है। मतलब कि कोई गर्म बर्तन आप रखेंगे वो ठंडा कैसे होता है, तो उसकी जो ऊष्मा होती है वो वातावरण में क्या होती है, उसकी गर्मी मिल जाती है और वहाँ पर ठंडी हवा स्थान ले लेती है। इस तरह से वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है।
अब हम बात करते हैं कि सर्दियों और गर्मियों में हमारे पहनने वाले जो वस्त्र होते हैं वो कैसे होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि गर्मियों में हम क्या करते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे कि 2 टीन के डब्बे लेंगे हम और काला कलर लेंगे, सफ़ेद कलर लेंगे और पानी लेंगे। टीन के एक जैसे 2 डब्बे लेंगे, इनमें एक डिब्बे को बाहरी सतह को हम क्या करेंगे, काले रंग का कर देंगे और दूसरे डिब्बे की सतह को सफ़ेद रंग से कर देंगे या उसको ऐसे ही रख देंगे। रंग सूख जाने तक दोनों डिब्बे में बराबर मात्रा में क्या करेंगे, हम पानी भरेंगे और दोनों में पानी भर के सफ़ेद रंग के डब्बे में और काले रंग के डब्बे में दोनों में पानी भरकर हम क्या करेंगे, उसे धूप में 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे बाद में हम देखते हैं कि काले रंग के भरे हुए डिब्बे का तापमान जो है वो कैसा होता है, अधिक होता है। तो इस आधार पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि काला रंग जो होता है वो ऊष्मा का शोषण अधिक करता है। इसीलिए हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं जिससे हमें गर्मी नहीं लगे। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। तो वो किस प्रकार बनाए रखते हैं कि सर्दियों में हम क्या करते हैं, स्वेटर वगैरह पहनते हैं, एक जैकेट पहनते हैं। सर्दियों में एक कपड़ा जाड़ा पहनने के अलावा अगर हम हल्के 2-3 कपड़े पहने, मान लो शर्ट हमने टी-शर्ट पहन रखी, उसके ऊपर हमने शर्ट पहन ली, उसके ऊपर भी हमने कोई और टी-शर्ट पहन रखी है इस ढंग से, तो 2-3 कपड़े अगर हम पहने तो भी हमें ठंडी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उन कपड़ों के बीच में क्या आ जाएगी, हवा आ जाएगी और हवा जो होती है वो ऊष्मा की रोधक होती है। इस प्रकार से बजाय एक कपड़ा पहनने के, एक जाड़ा कपड़ा पहनने के, हम अगर 2-3 परतों वाला कोई कपड़ा पहने या ओढ़ें तो उसमें हमको ठंडी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, इस पाठ में हमने क्या सीखा कि किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। तापमापी यह युक्ति है जिसे ताप मापा जा सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस तक होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाली तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों यानी थर्मामीटर का परिसर प्रायः 10 अंश से 110 सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है वो 37 अंश सेल्सियस है। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड के निम्न ताप के पिंड के ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। ये है चालन, संवहन तथा विकिरण। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। गहरे रंग के वस्तु हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों को अच्छी से अवशोषित होती है। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र में हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण है कि ऊन ऊष्मारोधी है और इसके रेशों के बीच में वायु फंसी यानी ट्रैप होती है। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।